हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही ये आशा भी करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप का ख्याल हमेशा रखिएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपके लिए है एकदम फ्री। इतना ही नहीं, अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है MCQ, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, NCERT सॉल्यूशंस, जो आपको आपकी वार्षिक परीक्षाओं में तो हेल्प करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में भी पूरी हेल्प करेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जरूर जाइएगा और देखिएगा कि वो बुक्स हैं आपके लिए खजाना। तो खजाने पे जाइए और लूटिए, क्योंकि वो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो तरफ। हमने अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से पार्ट 12 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पार्ट 13 की ओर आए हैं, जो है हिंदी इलेक्टिव की ओर। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन एक ऐसा टॉपिक है जिसको बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा, समझना होगा, ताकि आप किसी भी तरह से इसमें कुछ भी गलती या मिस्टेक ना करो। क्योंकि टॉपिक का नाम ही आप देखो, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। अब अप्रत्याशित विषय मीन्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं और अचानक से हमसे कोई कह दे कि चलो आप इस पर कहानी लिखो या इस पर लेख लिखो, तो आप कहोगे अरे यार पहले तो बताए नहीं। तो पहले नहीं बताएंगे, परीक्षा में नाम ही दिया है ना, टॉपिक ही है, चैप्टर ही है कि नए भी हैं अप्रत्याशित भी हैं, जिनके बारे में ना हमने सोचा ना हमें पता है, फिर भी उनका हमें लेखन करना है। तो ऐसे किस तरह के होते हैं या हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे हम नए विषयों पर भी बहुत अच्छे से लेख लिख सकें, या अप्रत्याशित जो अचानक से हमारे सामने आ जाए उन पर भी हम बहुत अच्छा लेख लिख सकते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले कि लेखन कार्य का कठिन लगना, क्योंकि हम यदि जो पढ़ते रहते हैं, जो अभ्यास करते रहते हैं, उसका लेखन तो हम कर लेंगे, लेकिन जो सडन या हमारे सामने अचानक से कुछ विषय दे दिए जाएं और हमसे कहा कि इसमें आपको बहुत अच्छे से लिखना है, बात 5 नंबर की है, फिर कहोगे अरे यार इसमें क्या लिखें, कैसे लिखें, तो कुछ बातों को रिपीट कर देंगे हम, उन्हीं बातों को फिर से दोहरा कर कहेंगे चलो 1 पेज तो लिख दिया, 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। भले ही आप 1 पेज पूरा लिख देंगे, यदि वो सार गर्भित नहीं हुआ, यदि वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, मतलब जो पूछा है उससे संबंधित नहीं हुआ, तो आपको भले ही आपने 1 पेज भर दिया है, लेकिन 1 या 1.5 नंबर आपको मिल पाएगा। इसके लिए कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखना है, उनको देखिए। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में तरह तरह के क्रियाकलापों से गुजरता है। इन अनुभवों पर बातचीत भी करता है कि भाई ये हुआ, ऐसा हुआ, अचानक से हो गया। बहुत सारी बातों को एक दूसरे से साझा करता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने हफ्ते या महीने भर पहले फिल्म देखी है, तो उसके बारे में भी वो दूसरों को बताएगा। ठीक है, कि वह दूसरे के साथ इसके अच्छी लगने या ना लगने के कारणों की चर्चा करेगा, और इस फिल्म को लेकर अपने विचारों को व्यवस्थित लेख की शक्ल देना उसे कठिन लगता है। अब बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को लिखने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर तो है, और वो अंतर हमेशा रहेगा। लिखित भाषा प्रमाणिक भाषा मानी जाती है। ठीक है, तो बोल हमने सब दिया, लेकिन हम लिखने से डरेंगे। जबकि सिनेमा घर में देखी इस फिल्म की अनेक बातें, जैसे टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चल रही बातें और धक्का मुक्की, खाने पीने के काउंटर, आने वाली फिल्मों के जगमगाते पोस्टर आदि उसके मस्तिष्क में भरे रहेंगे, फिर भी उनको वो लेख रूप में लिखने से डरता है व्यक्ति। अब है इसका क्या कारण है कि लिखने से डर लगता है या लेखन से हम बचते हैं? सबसे बड़ा कारण है अभ्यास का अभाव या अभ्यास की कमी। यदि हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और लिखने का अभ्यास नहीं किया, तो हम लेख नहीं लिख पाएंगे। तो लिखने से कभी भी अपने आप को पीछे मत हटाना, समझे? इन अनुभवों को लेख की शक्ल देना तथा उन्हें शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, यह सब अधिकांश लोगों के लिए कठिन कार्य है। बोलते हम बहुत कुछ है, बात लिखने की हो तो अरे यार लिखना नहीं आता, बस मैं बोल दूं, मौखिक बोल दूं क्या, ऐसी बातें आती हैं। तो यहाँ पर मतलब लेख की शक्ल देना और शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना अधिकांश लोगों के लिए बहुत कठिन बात है।
जिन विचारों को हम अत्यंत सरलता से कह डालते हैं उन्हें लिखना चुनौती की तरह लगता है। हमने जो बोल दिया, बोल रहे हैं, लेकिन अब उसी को लिखना है तो हमें ऐसा लगेगा यार ये कौन सा चैलेंज हमारे सामने आ गया, डरने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप का अभ्यास ना करना। यदि हमने अभ्यास नहीं किया है और यदि हमने अपनी बोलचाल की भाषा में अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है तो लिखने में तो डर लगेगा ही। इसलिए हमेशा मैं आपसे कहती हूं, हर एक विद्यार्थी से मैं कहती हूं कि अपनी व्यवहारिक भाषा को उत्कृष्ट कीजिए, अपने व्यवहार में अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, व्यवहारिक भाषा में भी बहुत अच्छे से मधुर व्यवहार कीजिए, मधुर भाषी बनिए, ताकि जब लिखने की बारी आए तो हमें अधिक सोचना ना पड़े या फिर हमें डर ना लगे। ठीक है। प्रायः लिखित अभ्यास के प्रत्येक अवसर को हम रटंत पर निर्भर होकर गवा देते हैं कि जो लिखा है उसको हम रट लेते हैं, बस वही हम लिख कर आ जाएंगे। बस यही तो सबसे बड़ी कमी कर देते हैं हम, यही तो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं हम कि जो लिखा है एज इट इज को याद कर रहा और लिखाया। हम मस्तिष्क से अपने विचारों को, अपने शब्दों को उसमें जोड़ना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। और भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया। जहां अभ्यास होता तो भरोसा तो पक्का होता ना। तो लिखित अभ्यास के प्रत्येक अवसर को हम रटंत पर निर्भर होकर गंवा देते हैं, अर्थात दूसरों के द्वारा तैयार सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों हम प्रस्तुत कर देते हैं। वो तो किसी और ने लिखा है, हमने तो लिखा नहीं, हमने तो बस रट लिया है और उन रटे हुए शब्दों को हम छाप कर आ गए। तो हमें लगा कि हमें पूरे नंबर मिल गए और हमने सही किया है। लेकिन अब वही तो परीक्षण हो रहा है। ये चैप्टर्स, इस तरह के चैप्टर्स आपके पाठ्यक्रम में इसीलिए शामिल किए गए हैं ताकि आपकी रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी का परीक्षण हो सके कि आखिर बच्चे ने समझा क्या है, क्या जो पढ़ा है उसको रटा है या समझ में भी आया है। इस आदत के कारण असली अभ्यास का मौका ही नहीं मिल पाता और हम बस रोट लर्निंग में जुटे रहते हैं। लेखन का आशय यांत्रिक हस्तकौशल नहीं, मतलब जब लिखने का आशय क्या है, यांत्रिक हस्तकौशल नहीं है। सिर्फ हाथ से ही आप लिख नहीं पाओगे जब तक कि विचारों का समागम नहीं होगा, शब्दों का भंडार नहीं होगा, हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑर्डर तो यहीं से मिलता है, सीपीयू तो यही है, ये ऑर्डर देगा, ये फॉलो करेगा। लेखन का आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और इस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगत रूप में अभिव्यक्त करने से है। समझ में आया कि लेखन का आशय है भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करना और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगत रूप में अभिव्यक्त करना है। भाषा के सहारे किसी भी, मतलब जितने अच्छे विचार होंगे, जितने अधिक शब्दों का भंडार हमारे मस्तिष्क में होगा, उतने अच्छे से हम लेखन कार्य कर सकते हैं। ठीक है। यह भी ध्यान देने की बात है कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है। अब ये हम कहते हैं ना कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, बिल्कुल, लेकिन केवल विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि स्वयं विचार करने का साधन भी है। बहुत बड़ी बात और बहुत ही मीनिंगफुल बात कही है कि हम कहते हैं अक्सर भाषा क्या है, विचारों को आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम। वो तो है ही, साथ ही साथ क्या है, स्वयं विचार करने का साधन भाषा ही है। भाषा के सहारे ही हम विचार करते हैं। यह प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ प्रायः घटित नहीं हो पाती, क्योंकि वो हम लिखते आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। हम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में आ गए और वही लिखते आए, लिखते गए, तो वहां विचारों का कोई समागम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने तो वो लिखा था और हमने वो पढ़ लिया है। ठीक है। यह प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ प्रकट घटित नहीं हो पाती है, क्योंकि हम उसको रोट लर्निंग के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि हम बचपन से रटते आ रहे हैं और उसी को हमने यहाँ लिख दिया। कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करना है। इसका कारण है कि उन पर पूर्व प्रकाशित सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और व्यक्ति कुछ नया सोचने समझने के बजाय उसी पर निर्भर रहता है और लिखाता है, तो कुछ नया सोचता ही नहीं है। मौलिक प्रयास और अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे मानसिक जगत में लिखित अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित नहीं होने देती। मतलब क्या है कि मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली, कौन सी बाधित करती है?
कौन सी? रटंत विद्या। रटंत की बात कर रहे हैं हम, जिसको रोट लर्निंग भी कहते हैं, रटंत प्रणाली। ठीक है, यदि सिर्फ रट रट के हमने काम किया तो हम अपने विचारों को कभी भी व्यक्त खुद से नहीं कर पाएंगे। तो मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता, रटंत वाली, हमारे मानसिक जगत में लिखित अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित नहीं होने देती। इसके लिए आवश्यक है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का भरपूर अभ्यास करें। कुछ ऐसे नए नए विषय स्टूडेंट्स को दिए जाएं, तभी तो ये पूरा टॉपिक ही छेड़ दिया, पूरा पाठ ही दे दिया कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। तो उसमें कुछ भी आ सकता है। तो जब कुछ भी आपके सामने आएगा तो आपको खुद से लिखना होगा, और खुद से लिखने के लिए यहां पर आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है, आखिर क्या है। तो निबंध लेखन से संबंधित परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर मौलिक प्रयास एवं अभ्यास से लिखना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये कि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। क्या है? क्या है ये कि नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? कम समय में, क्योंकि सीमित समय है, परीक्षा हॉल में आ गया है अचानक से एक टॉपिक और लिखना है उसको, तो कम समय में अपने विचारों को संकलित कर, एकत्रित कर, उनको बहुत अच्छे से पिरो कर उन्हें सुंदर और सुगढ़ ढंग से अभिव्यक्त करने की एक चुनौती है। और ये चुनौती आपको विचार अभिव्यक्ति बताएगी, ये चुनौती आपको क्रिएटिव बनाएगी। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से जुड़े कुछ विषय। इस प्रकार के लेखन के लिए विषयों की संख्या अपरिमित हो सकती है, कुछ भी विषय हो सकता है। एक पेन भी हो जाए, एक बोर्ड भी हो जाए, एक कैमरा भी हो जाए, एक खंबा भी हो जाए, एक दरवाजा भी हो जाए, छत भी हो जाए, मैदान भी हो जाए, खेल भी हो जाए, कुछ भी। अप्रत्याशित मतलब कुछ भी विषय आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के लेखन के लिए विषयों की संख्या अपरिमित हो सकती है। जैसे आपके सामने की दीवार, बिल्कुल उस पर टंगी दीवार घड़ी, उस दीवार के बाहर की ओर खुलता झरोखा आदि, कुछ भी हो सकता है। इनके अलावा कुछ ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो और फोकस अधिक स्पष्ट हो। जैसे टीवी धारावाहिकों में स्त्री बहुत जरूरी है, शिक्षा आदि। जैसे कि अब देखो, कुछ भी हो जाएगा कि जैसे कोई भी सीरियल है उसमें किस तरह से चल रहा है, तो सबसे पहले है कि लेखन के विषय विशेष की अपनी अलग मांग, जो भी आएगा विषय उसकी अपनी अलग अलग मांग रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह का लेखन हर एक विषय के लिए लिख देंगे। इसके लिए हमें विचारों में बहुत सामंजस्य स्थापित करना होगा और बहुत सारे शब्दों का जामा पहना कर उसको वाक्य रूप देना होगा। लेखन के लिए विषयों की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की ही होती है। कोई विषय तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, कोई आपसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना या देख सुन रहे हैं उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दें। मतलब जो भी आपने देखा सुना और अभी भी देख सुन रहे हैं उसको व्यवस्थित तरीके से लिखिए। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है कि भाई मैं तुम्हें सुना रहा हूं, मेरी यादें या मेरी बचपन की यादें, अब तुम उसको लिखो। तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नजरिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। ठीक, बहुत तरीके से अलग अलग लेखन होते हैं। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण बन पड़ेगा, कभी रेखा चित्र की शक्ल होगी तो कभी यात्रा वृतांत की। अब ये तो निबंध तो आपको पता ही है। संस्मरण जो यादों में बनता है, यादों के आधार पर लिखा जाता है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। तो कभी यात्रा वृतांत मतलब कहीं गए हैं और उसका आपको कहानी, इसलिए उसे एक लेख सामान्य नाम देना चाहिए। मतलब इसलिए उसे एक लेख का सामान्य नाम देना चाहिए ताकि लिखने वाले पर किसी विधा विशेष के अंतर्गत लेखन का दबाव ना बने। कह दो कि भाई मैं अपनी यादों के बारे में बता रहा हूं या बता रही हूं, तुम संस्मरण लिखो, ताकि यह भी पता चल जाएगा कि संस्मरण बनता है स्मृतियों से, स्मृतियां मतलब यादें, संस्मरण बनता है स्मृतियों से और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसको महत्वपूर्ण बनाती है। अर्थात कोई भी संस्मरण महत्वपूर्ण कब बनता है? जब उसमें विश्वसनीयता होती है। क्लियर?
ये सत्य है कि लिखने का कोई फॉर्मूला दुनिया में नहीं बना है, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं। यदि बना होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फॉर्मूला ना होने की इसी सच्चाई से है। इसके बाद भी कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं कि किस तरह से हमें अप्रत्याशित विषयों पर लिखना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन खुले मैदान की तरह होता है, जिसमें बेलाग दौड़ने, कूदने और कुलाचे भरने की छूट होती है कि कुछ भी लिखना है, कैसे भी लिखना है, बशर्ते कि शब्दों को अच्छे से वाक्य रूप में ढाला जाए। दिए गए विषय से जुड़े जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पष्ट फोकस वाले विषय, जैसे मसलन टीवी, धारावाहिकों में स्त्री पर विचार प्रवाह थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तु स्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, कि जो उपेक्षा मतलब हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं, हमें सबको शामिल करना होगा। बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर विभिन्न कोणों से विचार कर सकते हैं, तो उसमें भिन्न केंद्रित प्राकृतिक विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से कम ही होते हैं। किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के मन में कई तरीके से सोचने की प्रवृत्ति होती है कि एक ही विषय है, लेकिन यदि 5 लोगों को लिखने के लिए दिया जाएगा ना, तो सबके विचार अलग अलग होंगे ही। ठीक है, ऐसी स्थिति में 2-3 मिनट रुककर यह सोचा जा सकता है कि किस कोण से उभरने वाले विचारों को अधिक विस्तार दिया जा सकता है। ठीक है, इसके उपरांत आकर्षक शुरुआत पर विचार करना चाहिए कि इसकी शुरुआत स्टार्टिंग कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि यदि उसकी स्टार्टिंग जबरदस्त होगी ना तो बहुत अच्छे से बन पड़ेगा। शुरुआत के बाद बात किस तरह आगे बढ़ेगी, उसकी एक रूपरेखा मस्तिष्क में होनी चाहिए। वास्तव में सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का बुनियादी विषय है। जब विषय पर विचार करने की सीमाएं बहुत सख्ती से तय ना कर दी गई हों, तब सुसंबद्धता बनाए रखने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए कि एक दूसरे से जो भी आप लिख रहे हैं वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की खासियत है। हमारी कही गई बातें ना सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हों, बल्कि उनमें तालमेल भी हो। अगर हमारी 2 बातें आपस में एक दूसरे का खंडन करती हों, तो यह लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है कि आप जो लिख रहे हो वो 2 बातें एक दूसरे से मेल ही नहीं खा रही हैं, और पूरी मतलब कोई पूरब की बात है तो कहीं पश्चिम की बात है, कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, तो ये तो पूरा पूरा ऐसा दोष है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना है कि लेख चाहे संस्मरणात्मक हो, यादों पर आधारित हो, रेखा चित्र हो या वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लिखने वाले को सचेत होना चाहिए कि किस तरह से हम लिखेंगे। कहा ना कि पहले यहां पर मतलब एक ढांचा तैयार कर लो। यद्यपि हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती है, फिर भी हमें इनके प्रति सचेत जरूर रहना चाहिए। जैसे मैं की शैली का प्रयोग, सामान्यतः निबंधों या आलेखों या प्रश्नोत्तरों में मैं शैली का प्रयोग की मनाही होती है, मतलब मैं नहीं लिखते, अक्सर हम या हमारे शब्दों का प्रयोग होता है। वहीं इस तरह के लेखन में इसका खूब प्रयोग किया जा सकता है। यह विषय की प्रकृति में निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के विचारों की छाप होनी चाहिए। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक ना माना जाता हो, पर यहां उसके प्रयोग की मनाही नहीं होती है, मतलब मैं शैली प्रयोग में लाई जा सकती है। अब देखते हैं कुछ अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के उदाहरण, क्योंकि किसी भी चाहे कोई परिभाषा हो या किसी के विषय में हम बात कर रहे हैं, जब एग्जाम्पल्स या उदाहरण हमें मिल जाते हैं तो और भी अच्छे से हम समझ पाते हैं कि हाँ किस तरह से हमें लिखना है। जैसे दीवाल घड़ी एक खुला हुआ विषय है, इस प्रस्तावित विषय से संबंधित कोई सीमा नहीं दी गई है, बस दिया गया है कि दीवाल घड़ी पर आपको लेख लिखना है। इस विषय पर अपने मन में उठने वाले विचारों को सुसंगत तरीके से शब्दबद्ध करना है। इस विषय से संबंधित 3 उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इसे पढ़ने से लेखन संबंधी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। टॉपिक एक ही दिया है, विषय एक ही दिया है, दीवाल घड़ी, और उसको 3 तरीके से लिखकर बताया गया है कि एक ही विषय को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा वो भी आप बताना, ठीक है। इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमें लिखना चाहिए। अब देखो,
दीवाल घड़ी नंबर 1, फिर दीवाल घड़ी नंबर 2, दीवाल घड़ी नंबर 3। हम तीनों लेखों को यहां पढ़ेंगे और ध्यान देना है आपको, क्योंकि लेखन करना है आपको, ठीक है। उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियां टंगी हैं। 12 बजने ही वाले हैं। ज्यों ही नायक कुछ कहना चाहता है और वह कुछ बड़ा ही मानीखेज है। घड़ियों की सुइयां 12 पर पहुंच जाती हैं और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड्स तक ऐसा संगीतमय शोर गूंजता रहता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है। जैसे मैं तुमसे कहना अब वहां पर साउंड आ रहा है तो वो क्या कहे, अपनी बात को नहीं कह पाएगा। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो और फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हुए रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील, कहीं नहीं जाती है फिर भी चलती है। अब एक पहेली भी तो बन गई, ऐसी कौन सी चीज है जो चलती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती है? घड़ी, ठीक है। अब ये रहा दीवाल घड़ी नंबर 1। और भी है कि ऐसी कई स्मृतियां दीवाल घड़ी के साथ जुड़ी हैं। मेरे घर में जब पहली दीवाल घड़ी खरीद कर आई, वही अभी तक की आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा कि कहाँ टांगे, कहाँ अच्छी लगेगी। कोई कह रहा नहीं इस दिशा में टांगो, इस तरह से। उसकी याद आते ही बेसाख्ता हंसी छूट जाती है कि वो दिन भी क्या था जब दीवार घड़ी के लिए टांगने के लिए घर का हर सदस्य अपनी अपनी राय दे रहा था। हम उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। अंकल पोजर, हर कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था। कोई कह रहा था वास्तु शास्त्र के हिसाब से घड़ी, कोई कह रहा था सुंदरता के हिसाब से घड़ी इधर, ठीक है। सब लोग अपने अपने का कि घड़ी यहाँ टंगनी चाहिए, नहीं वहां टंगनी चाहिए, कील ऐसी ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसी ठोकी जानी चाहिए। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही और अंत में जब सर्वसम्मति से किसी एक फॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिश के निशान छूट चुके थे। अगली दिवाली पर उन गड्ढों के भरे जाने तक दीवाल घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद की तरह स्थापित रही। चांद तो अब भी है पर तारे नहीं रहे। समझ में आया कि उन गड्ढों को छुपा दिया है। यह चांद ऐसा है जो तकरीबन सभी मध्यम वर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी ही तरह उन घरों के बाशिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ ना कुछ यादें बसी होंगी। ये कितना अजीब है ना कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने पर टकटकी लगाए रहता है, वही स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। कितना अजीब है ना। अब ये इस तरह से लिखा है। अब हम उसी विषय पर दूसरा पढ़ेंगे कि और किस तरह से लिखी जा सकती है। दीवाल घड़ी नंबर 2। वह मेरे ठीक सामने है। एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई और कील दिखती नहीं। इसका मतलब है कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन तर्क शास्त्रियों ने तो तर्क संगत अनुमान को भी प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है कि जो तर्क संगत है मतलब वो प्रमाणित है। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी, वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, पता नहीं कब से लेकिन चल रही है। उसके कांटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। अनवरत मतलब होता है लगातार, कि चल रही है, बस चलती ही जा रही है। चक्रीय वृत्त की ना कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत, तभी तो कहा जाता है ना सर्किल। और एक बात बताऊं, जैसे कहा जाता है ना भाई हमारा फ्रेंड सर्किल तो बड़ा अच्छा है। फ्रेंड सर्किल ही क्यों, कह सकते हैं ना हमारा फ्रेंड स्क्वायर बड़ा अच्छा है। वो इसलिए आपको भी पता होगा, बता देती हूँ कि स्क्वायर या सर्किल की हम बात करें तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, कोई छोर नहीं है, कहीं से अंत होने की आवश्यकता नहीं है। आज इतना है, कल इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, बढ़ सकता है, लेकिन ये यदि कहीं से बढ़ा तो किसी को पीछे छोड़ सकता है। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि उनके कांटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। चक्रीय वृत्त की ना कोई शुरुआत होती है ना ही कोई अंत।
इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है, जो किसी के लिए रुकता नहीं है। घड़ी को दीवार के आसन पर बिठाकर मानो यही बताने रहने का जिम्मा सौंप दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर खत्म होने के लिए नहीं। ठीक है, तो हमेशा हमें यह पता चलता है कि समय का पहिया चलता है और दिन ढलता है। यह विरोधाभास सा लगता है ना, किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर ना पानी कम होता है ना मर्तबान खाली होता है। समझ में आया? एक झुका हुआ कोई बर्तन है, इस तरह से उल्टा, उसमें पानी रखा है, पानी भरा है, पानी गिर भी रहा है, लेकिन ना तो पानी यहां से खत्म हो रहा है और ना ही पानी गिरना बंद हो रहा है। घड़ी के लिए कहा है कि घड़ी चल भी रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही कि बस अब चलना उसने बंद कर दिया है। ठीक है, कि लिखा है, एक बार फिर से पढ़ती हूं, सुनिएगा कि किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर ना पानी कम होता है ना बर्तमान खाली होता है। गौर करें तो यह विरोधाभास नहीं है, समय अनंत है, पर हम सबका अपना अपना समय अनंत नहीं है। हम ये ना सोचें कि हमारे पास बहुत समय है, एक एक मिनट, एक एक पल का हमें सदुपयोग करना है। ठीक, घड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर जो लकीरें हैं, वे समय के कृत्रिम खंड ही नहीं, सही, वे हमें बताते हैं कि हर इंसान का, हर चीज का और हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुमला, तो आपका समय शुरू होता है अब, महानायक अमिताभ बच्चन जी। और घड़ी के बारे में भी तो बताते हैं वो, कि घड़ी बताइए जी किसका समय क्या है, इस तरह से नहीं, बहुत अच्छे से महानायक अमिताभ बच्चन जी जब कौन बनेगा करोड़पति में बताते हैं अपनी बात। ठीक है, तो इस तरह से कि आपका समय शुरू होता है अब, तो ये है कि ये सब कुछ हमें बताती रहती है। समझ में आया? तो इस तरह से भी प्रस्तुति दी जा सकती है। अब हम चलते हैं दीवाल घड़ी के तीसरे अनुच्छेद पर या तीसरे लेख पर। वो किस तरह से लिखा है, वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी, बिल्कुल स्थिर अपनी जगह पर, पता नहीं कब से पर लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिक टॉक टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर दोनों तरह के भाषा भाषी उसकी पदचाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर अंग्रेजी समाज के लिए वह बाऊ बाऊ करता है और हिंदी समाज के लिए भीन भीन टिक टिक या टिकटॉक की पदचाप के साथ लगातार चलायमान यह घड़ी सामने की दीवार पर एक खूबसूरत सी बिंदा के समान दिख रही है। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों पर कहीं भी और कुछ नहीं है, ना कोई पेंटिंग ना कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावादी नहीं चलता, अर्थात वो समय की हमें बताती है कि समय रुकता नहीं है, मैं चलती जा रही हूं, मैं एक स्थान पर हूं, लेकिन समय चलता जा रहा है, जो किसी के लिए नहीं रुकेगा। वह खूबसूरती के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नयनाभिराम कंट्रास्ट रचता है और उसकी अनथक चलती हुई सुइयां दीवारों की स्थिरता के बीच जीवंत स्पंदन भरती हैं। बैठे रहने दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप ही सजा निभा रहा हो, पर उसकी आंखें लगातार बोल रही हैं। हाँ, वह बोल रही है ना, अंग्रेजी में ना हिंदी में, बल्कि एक ऐसी जुबान में जिसे इस धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज्यादा नहीं है उसके पास कहने के लिए, वह तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले ही इस घड़ी की सुइयां मेरी कलम के आकार से ज्यादा बड़ी ना हो, बस एक चीज अखरती है, लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीठ करनी पड़ती है। काश ऐसा ना होता। अब यहां पर 3 प्रकार से हमने लेख लिखे देखे, वो भी एक ही विषय पर। तो सबके अपने अपने विचार हैं, अपने विचारों के अनुसार हर एक व्यक्ति तभी तो है, कभी रंग रूप के आधार पर, कभी विचारों के आधार पर। तो एक ही विषय पर तरह तरह से लिखा जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इन उदाहरणों को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि इनमें पहला मुख्यतः स्मृति पर आधारित है। पहली दीवाल घड़ी की बात याद है आपको, तो वो है स्मृति पर आधारित, मतलब हमारी याद पर आधारित। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़ें तथा उनसे 1-2 वाक्यों में ऐसा सार निकल जाए जो एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगे।
दूसरी दीवाल घड़ी के बारे में देखते हैं। दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज वाला है, जिसमें लेखक दीवाल घड़ी देखकर रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों में ऊपर उठकर उन गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जो उस घड़ी के साथ एक कमजोर धागे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तीसरा नमूना अवलोकन पर आधारित है, जिसमें लेखक ने उसकी खूबसूरती, गति, आवाज और साथ साथ ये सब दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। इस तरह के विषय मसलन जातिवाद का जहर पर लिखने के लिए उनका अब जैसे लिखा है ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर लेखन। अब कुछ ऐसा आ जाए, अप्रत्याशित लेखन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको टॉपिक दिया जा सकता है, तो उसमें फिर हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होगी। आ गया है ज्वलंत सामाजिक, ठीक है, क्या दिया है, ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर लेखन। तो इस तरह के विषय मसलन मतलब हाँ, जातिवाद का जहर पर लिखने के लिए उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपनाई जा सकती है। ठीक है। इसमें कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाई जाएगी कि कुछ भी कल्पना किए जा रहे हैं, कैसे भी लिखे जा रहे हैं। साथ ही साथ यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जिसमें ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की जरूरत होती है। साथ ही साथ इस विषय के लेखन या इस लेखन के हम उदाहरण देखेंगे, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि यदि इस तरह के कोई विषय आ गए तो हम कैसे उनको लिख सकते हैं। जातिवाद का जहर। जहर जीवित शरीर को मौत की नींद सुला देता है। जहर, बिल्कुल। अब बात आ जाए अमृत या विष। ठीक है, तो अमृत है सबके लिए या फिर जहर है मनुष्य के जीवन के अंत के लिए। तो जातिवाद का जहर या जातिवाद को जहर क्यों कहा है, इसके पीछे एक कारण है कि जिस तरह से जहर जीवित व्यक्ति को मौत की नींद सुला देता है और अगर शरीर की प्रतिरोध क्षमता के कारण वह ऐसा ना कर पाए तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल पुथल मचाकर उसे अशक्त मतलब शक्तिहीन और बीमार तो बना ही देता है। अब किसी किसी की जो बॉडी है वो बहुत अधिक रेजिस्टेंस पावर है, तो मान लो किसी तरह से वो बच भी गया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कमजोर तो वो बना ही देगा बॉडी को, जिससे मनुष्य बिल्कुल पहले की तरह नहीं महसूस कर पाएगा। मानव समाज जीवित शरीर में जातिवाद ने ऐसे ही जहर का काम किया है। जिस तरह से मानव शरीर में जहर बड़ा बुरा प्रभाव डालता है, उसी प्रकार समाज में जातिवाद ने इसी तरह का जहर घोला है। हमारे जिन पुरखों ने कर्म के आधार पर वर्ण तय किए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल को यह विचार जन्मना जाति व्यवस्था में परिणत हो जाएगा और इसके चलते गर्भ में शिशु के आते ही उसकी नियति तय हो जाया करेगी। अब वर्ण के आधार पर या यूं कहें कि उन्होंने कर्म के आधार पर वर्ण तय किए। हाँ, देखो हुआ क्या, सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि पुरखे मीन्स हमारे पूर्वज, एंसेस्टर्स, तो उन्होंने जो जैसा कर्म कर रहा था उस प्रकार से वर्ण में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। लेकिन धीरे 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 जब समाज चलता गया तो वो उन्हीं जो काम कर रहे थे या जो वर्ण थे उनके अनुसार काम बांटने लगा। पता है आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनको क्या लगा कि अब जो ये काम कर रहे हैं ना, तो इनके अपनी संतान है, आने वाली पीढ़ी भी यही काम करेगी। जबकि हमारे इन पुरखों को क्या पता था कि समाज इतनी संकीर्ण विचारधारा वाली सोच कर रहेगा कि वो कर्म को साइड में रख देगा। पुरखों ने बड़े अच्छे से कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उस वर्ण में शामिल कर दिया। मतलब अपने इंटरेस्ट के अनुसार हम ग्रुप नहीं बना लेते हैं कि भाई यदि आप खेल कूद में हो तो आपका एक ग्रुप, आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक ग्रुप, आप पढ़ने वाले हो एक ग्रुप, तो उसमें यदि आपस में प्रतिस्पर्धा हो तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हम कहते हैं कि नहीं, अब आगे आने वाले जितने भी क्लास ग्रुप में रहेंगे वो अपने आप चार्ट डिवाइड, आप इसमें चल जाओ, आप इसमें चल जाओ, आप इसमें चल जाओ, मजबूरन। तो ये कैसे संभव है? हो सकता है अब जिसने जन्म भी नहीं लिया है उसका जन्म से पहले कर्म डिसाइड कर दिया कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित रहेगा, क्षत्रिय के घर में
ये काम करेगा, वैश्य के घर में ये काम करेगा, दलित के घर में जन्म लेने वाला बालक सिर्फ सेवा करेगा। ये ऐसा जातिवाद का जहर घुला समाज में कि वो तो बड़ा ही खतरनाक हो गया। उन्हें इस बात का शायद ही अंदाजा हो कि वे जो बीज बो रहे हैं उससे ऐसा विश्व वृक्ष निकलेगा जो आगे हजारों सालों तक गैर बराबरी और शोषण उत्पीड़न का आधार बनकर समाज तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा, हानि उसकी करता रहेगा, नाश उसका करता रहेगा। हमारे पुरखों को यह कतई अनुमान नहीं था, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हमारा समाज उसी बात को अलग तरीके से या नकारात्मक तरीके से सोच समझकर अपने समाज को एक संकुचित दायरे में कैद कर देगा, और जिससे क्या हुआ, समाज तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा, मतलब हेल्दी सोसाइटी नहीं बन पाएगी। आज हम बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्रों, तीव्र गति वाले परिवहन साधनों, स्वचालित उपकरणों, कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। फिर भी जन्म के आधार पर कुछ लोगों को अपना और कुछ को पराया मानने, कुछ को बड़ा और कुछ को क्षुद्र मानने की सदियों पुरानी परिपाटी कायम है। जबकि हम पढ़ लिख गए हैं, अब हम क्या कहते हैं, हाँ अब हमारा समाज वेल एजुकेटेड समाज है भाई, हम बड़े मतलब उच्च विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यस, अपना पराया, छोटा बुरा, ये भेदभाव यहां भी भरा है, यहां भी भरा है। तो वो अपने किताबों को पढ़ लिख कर सूट बूट तो उसने पहन लिए, लेकिन अपनी संकुचित मानसिकता को वो बड़ा नहीं कर पाए। मनुष्य आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अहंकार की भावना हो सकती है क्या? जो निम्न या निम्न यूं कहें कि आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, उनको बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि ये तो समाज के हिस्सा ही नहीं है। हाँ, क्यों? आए दिन अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि फला गांव या कस्बे में किसी प्रेमी युगल को इसलिए मार डाला गया कि उन्होंने अलग अलग जातियों से आने के बावजूद साथ जीवन बिताने का सपना देखा। मतलब जातिवाद को लेकर आज भी अशिक्षित या अनपढ़ या ऐसे रूढ़िवादियों की तरह हम व्यवहार कर रहे हैं। आज भी हम उसी जातिवाद में सीमित हो रहे हैं। कोई भी, अच्छा आप कौन है भाई, मेरा नाम मान लीजिए राम है, नहीं आगे क्या लिखते हैं, या फिर कोई कह दे कि मेरा नाम मुस्कान है, सरनेम बताइए, क्या जरूरत है सरनेम की? लेकिन हमारी सोच, हमारी मानसिकता इसी तरह से चलती आ रही है। ऐसी खबरों का दोहराव होने में भी ज्यादा अंतराल नहीं आता कि किसी गांव में एक जाति विशेष के टोले पर दूसरी जाति के लोगों ने हमला कर दिया और महिलाओं, बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अन्य जाति ने दूसरी जाति पर हमला कर दिया। मतलब जातिवाद अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। यह कहना गलत ना होगा कि जातिवादी तनाव हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन बैठा है और मानव की कुंडली मारकर बैठा हुआ है खतरनाक तरीके से। शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, मॉडर्न सोसाइटी में हम शामिल हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम जातिवाद में तो है, जो गाहे बगाहे अपना चरम रूप धारण कर लेता है और अपने तांडव में कितनी ही जिंदगियों को उजाड़ देता है। कौन? जातिवाद। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र ऐसी मानव विरोधी परिपाटियों को मिटा डालता है, पर हमारे यहां मंजर ही उल्टा है। हाँ, हमारे लोकतांत्रिक चुनावों ने जातिवादी भावनाओं को और गहरा बनाने का काम किया है। अलग अलग जातियां राजनीतिक दलों के वोट बैंकों में तब्दील हो गई हैं। साथ ही साथ ऐसे में कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि यह लोकतंत्र जातिवाद की जड़ों पर प्रहार कर पाएगा? कहने को लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजा के द्वारा चयनित एक व्यक्ति उस गद्दी पर बैठेगा जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस जाति का व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया या कोई सत्ता अधिकारी बन गया तो वो पहले अपनी जाति का उद्धार करने लगता है। मतलब जातिवाद अभी भी है, गया नहीं है ना? राजनीति में जब जातिगत आधारों पर गोलबंदियां होती हैं, तब स्वाभाविक है कि हमारे गली मोहल्ले, हमारे काम के स्थान, हमारे शिक्षण संस्थान इत्यादि भी इस तरह की गोलबंदियों से मुक्त नहीं रहे होंगे। समझ रहे हो? कुछ बैठकें होती हैं, कुछ संगोष्ठियां होती हैं, तो वो भी बताया जाता कि भाई हम अपने ही हैं, आप हमारी जाति के हैं, हम अपने समाज के हैं, समाज के कह देते हैं, हम आपकी ही समाज के हैं।
कौन समाज के हो भैया? अरे हम आपके ही समाज के हैं और बस वोट दो और फिर देखो अपना कल्याण। तो ये कहीं ना कहीं ये चलती आ रही है संकुचित विचारधारा, क्या ये भविष्य में बदल पाएगी? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह शरीर में प्रवेश करने वाला जहर धमनियों में दौड़ने खून की मदद से अंग प्रत्यंगों तक पहुंच जाता है, वैसे ही जातिवाद का जहर समाज के हर अंग को अपनी जकड़ में ले चुका है। पर इस समाज की जिजीविषा अद्भुत है। यहां ये शब्द है, इसको हमेशा याद रखना। इसका अर्थ होता है जीने की इच्छा। क्या होता है जिजीविषा का अर्थ? जीने की इच्छा। तो क्या लिखा है? जिस तरह शरीर में प्रवेश करने वाला जहर धमनियों में दौड़ने खून की मदद से अंग प्रत्यंगों तक पहुंच जाता है, वैसे ही जातिवाद का जहर समाज के हर अंग को अपनी जकड़ में ले चुका है। पर इस समाज की जिजीविषा अद्भुत है, जीने की इच्छा अद्भुत है। कैसी अद्भुत है? क्या कर रहा है? वह जहर को परास्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसे जीना है और वह भी तंदुरुस्त रहकर, घिसट घिसट कर नहीं, किसी पर आश्रित रहकर नहीं। तो इस तरह की जिजीविषा आगे आने वाली, या यूं हम कहें कि आप न्यू जनरेशन या हमारी भावी पीढ़ी इस जातिवाद को क्या खत्म कर पाएगी? क्या हम आप सभी से ये उम्मीद लगा सकते हैं? उम्मीद नहीं, हमें भरोसा है कि आगे आने वाली पीढ़ी इस जातिवाद के ऐसे भेदभाव को खत्म करके ही रहेगी। जातिवाद से फायदा उठाने वाले लोग मुट्ठी भर हैं और उसका नुकसान झेलने वाले बहुसंख्यक। फायदा तो कुछ लोगों को मिल रहा है, लेकिन नुकसान बहुत लोगों को। इस बात को समझने के संकेत हिंदुस्तान की जनता देने लगी है। जिस दिन उसकी सोच पर पड़े सारे झोल को चीरकर यह बात साफ साफ दिखने लगेगी, उसी दिन इस मारक विष का सही उपचार शुरू हो पाएगा। अर्थात सोच, मतलब जिस तरह से मानसिक विचारों में या मनुष्य के विचारों में जब सकारात्मकता का एक बीज बो दिया है और उसका यदि बीज पौधा हुआ, पुष्पित और पल्लवित हुआ और घनी झाड़ की तरह छाया प्रदान करने लगा, तब जातिवाद को समाज से, मतलब ये कह सकते हैं कि गया समाज से जातिवाद या भेदभाव। तो मैं आशा करती हूं कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना है और समझा है। तो इसी तरह से आप सुनते रहिए, समझते रहिए। मैं आती रहूंगी हर एक टॉपिक को पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप में आपको समझाने के लिए। और इसके बाद भी यदि आपको समझ में ना आए बेटा, तो बिल्कुल निसंकोच तरीके से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी और साथ ही साथ इसी से संबंधित और भी नए वीडियोस बनाऊंगी। मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि आपके लिए हम चाहते हैं कि आप सभी होनहार विद्यार्थी निशुल्क, जी हाँ, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है, फ्री, निशुल्क, जिसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता और सभी विषय की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपसे मैं यही कहूंगी कि वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि सभी को प्राप्त हो सके निशुल्क या फ्री एजुकेशन। ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी हैं, जिनको आप देखिए और उनसे लाभ उठाइए। अब आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है ढेर सारे एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ हैं जो आपकी न केवल वार्षिक परीक्षाओं में हेल्प करने वाली हैं, बल्कि आगे आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप बैठेंगे ना, आपने मैग्नेट ब्रेन्स बुक पढ़ ली तो आपको ये तो निश्चिंतता से आप दे पाएंगे पेपर की यस मैंने ये पढ़कर आया हूं। और जब हम जो पढ़कर आते हैं क्वेश्चन पेपर में, यदि उसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो वही खुशी देंगे ये मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स। बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।